अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब। यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर भी रहे और एक आला पाए के सियासतदान। स्पेसिफ़िकली एक चीज़ मैं इनके हवाले से और कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है। 13-14 साल हो गए हैं काम करते हुए, और कभी किसी पॉलिटिशियन को अगर हमने बुलाना होता था, जो हमारे लिए सबसे इजीली एक्सेसिबल थे, इवन इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए भी, वो कायरा साहब थे। हमेशा कायरा साहब हमारे लिए इतने कर्टियस रहे कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स में हमेशा आते रहे। आज उन्हें पर्सनली अपने लिए इनवाइट किया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी जी। अरे सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपसे करना चाहता हूँ, पंजाब से पीपल्स पार्टी सर गायब हो गई, अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई इलेक्शन में, क्या वजह है सर? देखिए, पीपल्स पार्टी एक तो मुसलसल दबाव का शिकार जमात है पाकिस्तान के अंदर, और आखिरी वक्त पे 2018 के इलेक्शन में, उससे पहले 13 के इलेक्शन में, उससे पहले 2002 के बाद पैट्रियट बनाए गए तो पीपल्स पार्टी से, उसके बाद 2013 के इंतखाबात में कुछ लोग डिफेक्ट किए पीपल्स पार्टी से। अब ये डिफेक्शन ऐसे नहीं हो जाती, इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो 2018 में भी पीपल्स पार्टी से डिफेक्शन हुई, कराई गई जिस तरह भी हुई, तो उसके नतीजे में यकीनन एक जो तासर अमूमी था कि इनके पास जो इलेक्टेबल हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि जो पीपल्स पार्टी की असास थी वो नज़रियाती थी, और नज़रियाती असास के ऊपर वोटों का तसव्वुर कंपैरेटिवली कम हुआ, और जो पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स थी, जिसको इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कहा जाता है, बिरादरियों, धड़ों, कबीलों, वसाइल वाले लोगों की, उसके हवाले से लोगों को गिना जाने लगा, और जमातों के अंदर भी। तो उसमें कुछ लोगों को छोड़ के जाने से आपको एक धचका लगता है, और पीपल्स पार्टी अंडर ट्मेंडस प्रेशर बीबी के दौर में भी रही, उससे पहले भी रही, लेकिन अब हम ग्रेजुअली उस फेज़ से बाहर निकल रहे हैं। एक डिप्रेशन का फेज़ आता है, यकीन उससे बाहर आ रहे हैं, और इस मुश्किल वक्त से पीपल्स पार्टी उदा बरा होती रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमने यकीनन एक स्ट्रगल करके पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, और फेडरेशन की जमात एक पीपल्स पार्टी है जो सारे फेडरेशन को साथ लेके चलने की बात करती है। सर एक सवाल स्पेसिफिकली इससे रेलेवेंट है थोड़ा सा, कि क्या जरदारी साहब के नाम की वजह से कुछ मुतासर हुई साख्त पंजाब में पीपल्स पार्टी की, या वोट कम हुआ? देखिए, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बहुत टारगेटेड प्रोपेगेंडा बड़े अरसे से है, बड़े तवील अरसे, बीबी शहीद की ज़िंदगी में था, उनकी गवर्नमेंट में था। और जरदारी साहब कोई आम आदमी नहीं थे। जरदारी साहब एक बहुत साहिब सरवत आदमी के बेटे थे, और बीबी शहीद के साथ शादी होने से, सियासत में आने से पहले भी वो पाकिस्तान के उमरा में शामिल थे, लेकिन उनको एक ख़ास तरह टारगेट करके उनके करैक्टर को चैलेंज किया गया। आज की इस अहद में जितनी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर उनकी गहरी नज़र और अच्छी नज़र है, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, और पाकिस्तान के मसाइल को, फेडरेशन के इश्यूज़ को जिस तरह वो समझते हैं, इवन इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को। मैंने सारी सियासत के अंदर लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, उनसे मुलाकातें भी रही हैं, उनसे काम भी किया है। जितनी आला नज़र उनकी है और किसी की नहीं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि उनको क्योंकि मुसलसल एक फोकस्ड उनके ऊपर रखा गया टारगेट, तो उसका यकीनन एक नुकसान उनकी ज़ात को हुआ। ठीक है, जरदारी साहब के हवाले से सर बात हो रही है, तो इसी पीपल्स पार्टी तो बात का इशू है ना, पीपल्स पार्टी को संभाला भी उन्होंने, बीबी शहीद के बाद अगर वो ना होते तो फिर क्या होता, लेकिन उनकी ज़ात के हवाले से नुकसान हुआ। अच्छा, इस प्रोपेगेंडे ने आप कहते हैं नुकसान दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और सर सवाल जरदारी साहब के हवाले से, कि नून लीग को अभी बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर का सामना है, पीपल्स पार्टी को भी है लेकिन उतना नहीं। जरदारी साहब के केसेस उस हवाले से उतने ज़्यादा परसू नहीं किए जा रहे, क्या सर कोई डील तो नहीं होगी? जरदारी साहब के केसेस की मुसलसल तारीखें पड़ रही हैं, और उनके वकील पेश हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद पेश नहीं हो रहे, तो इसलिए फोकस नहीं हो तो इसलिए मीडिया के अंदर वो नज़र आ नहीं रहे आपको। अगर उनकी अपीयरेंस होगी, कोर्ट अपीयरेंस होगी, तारीखें तो उसी तरह पड़ रही हैं, वो कला पेश हो रहे हैं, लेकिन उनकी अपीयरेंस ना होना, मियाँ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब या बाकी जो लीडरशिप है, जब वो तारीखों पर जाते हैं तो फोकस होता है। अच्छा, ठीक है, बस क्योंकि उन्हें तो फोकस किया जाता है ना, उन्हें बुलाया जाता है, बुलाना मतलब थोड़ा सा टारगेट कर किया जरदारी जाता साहब है कि क्योंकि एग्जम्पशन हो गई ना उनके ये तो उनके साथ वैसे भी एक अजीब ज़्यादती है कि उनके जो मुकदमात बने वो कराची में, जो गवाह है वो कराची में, जिस वकूए को बनाया गया कि जी फ़लाँ जगह पे ज़्यादती हुई या फ़लाँ मेल प्रैक्टिस हुई, जो एलिज्ड है, वो भी कराची में, लेकिन केस सुने जाएंगे इस्लामाबाद में, इन्वेस्टिगेशन होगी इस्लामाबाद में। अच्छा। तो इस हवाले से उनके साथ तो एक स्पेशल सलूक है ना, लेकिन वो क्योंकि बीमार हैं और वो कोर्ट पेशी से उनको एग्जम्पशन दे दी गई, लिहाजा वो उस पर अपीयर नहीं होते।
एक थोड़ा सा सवाल है, किस किस्म की बीमारी है सर जरदारी साहब को? मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस होती रहती हैं, लेकिन बेसिकली भाई मसला क्या है सबको उनके साथ? शुगर के मरीज़ हैं, उनका हार्ट प्रोसीजर हुआ है और वीकनेस है। अच्छा, बाकी ठीक मुझे उनकी तफसील का नहीं पता। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अभी जो है अपोज कर रही है इस चीज़ को कि ओपन बैलेट के साथ नहीं होना चाहिए। 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है तो उस वक्त बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब साइन करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इस कानून को लाने की ज़रूरत है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि मतलब पीटीआई ने ये बिल लाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जितनी भी मदाखलत है उसको रोकना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो पैसे का अमल दखल है उसको रोकना चाहिए। जो मफादाती सियासत है उसको रोकना चाहिए। यानी नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से ख्वाब और स्ट्रगल रही है। सिर्फ ये नहीं, पैसे का अमल दखल यकीनन ये तो बंद होना चाहिए, लेकिन बाकी मदाखलतें भी बंद होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस सवाल का है कि हम इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, पीटीआई की वजह से कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम तो मुस्लिम लीग के दौर में भी कोशिश करते रहे, मुस्लिम लीग ने भी कोशिश की, एक ड्राफ्ट भी बना और सेनेट की एक कमेटी ऑफ द हाउस भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 2.5 साल तक तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब जब इलेक्शन आया तो बजाय इसके कि ये लेजिस्लेशन के लिए जाते, इन्होंने एक ख़ास चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू कर लिया, रेफरेंस फाइल कर दिया और पार्लियामान को गैर मोतबर किया। जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने भी अपोज कर दिया, बाकी लोगों ने भी, ज्यूरिस्ट ने भी, और इनको समझ आई कि वहाँ से तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो ये पार्लियामेंट की तरफ भागे। पार्लियामेंट में आके इन्होंने क्या किया, न सिर्फ ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाए, इन्होंने सिर्फ सेनेट की हद तक कि इस इलेक्शन को इस हद तक ओपन बैलेट कर दिया जाए, और दूसरा इन्होंने साथ एक और पख लगा दी कि जो डुअल नेशनलिटी है उसको राइट टू इलेक्ट, यानी वो वोट देने का भी और ख़ास तौर पे इलेक्शन लड़ने का ये हक दे दिया जाए, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे दिया जाए। तो उसमें इनके कुछ मेंबर्स जो हैं, जो ऑलरेडी जिनके केसेस चल रहे हैं, वो हिट होते थे, तो वो पर्सन स्पेसिफिक है। तीसरा ये है कि पीस पे लेजिस्लेशन नहीं होती। जब वहाँ हमने अपोज किया कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है और आपको चाहिए कि आप हाउस की कमेटी बनाए, आप अपना सीधा ड्राफ्ट लेके आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, उसका तरीकाकार है, और आप कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की तरफ जाए, हम तैयार हैं उसके लिए, उस वक्त भी तैयार थे। जब ये हाउस में लेके जा रहे थे, हम ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने कहा कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ऑलरेडी एक लेट डाउन तरीका है ना जी, उसके मुताबिक आप कमेटी दोनों हैवानों की बना दें, सारी जमातों पे मुश्तमिल, वो बैठ के देखे, और कौन सी जमात चाहेगी कि इलेक्शन का अमल जो है शफाफ ना हो। हम तो सबसे ज़्यादा इसके सताए हुए और मारे हुए हैं, लिहाजा हम तो नेचुरली चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, लेकिन ये जो पीसफुल लेजिस्लेशन हुई है और स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए करने की कोशिश की गई है, ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी को जो इतराज़ है वो है ये ड्यूल नेशनलिटी को शामिल करने का, नहीं कि उस तरीके से ये भी नहीं, अंदर वो भी कुछ लोगों के लिए। हमने जनरली तो हम कहते हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे भाई हैं, उनके दिल पाकिस्तान के लिए हमसे ज़्यादा धड़कते हैं, लेकिन अगर आप अपने कुछ लोगों को बचाने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के साथ साथ उसको लेके जाना चाहते हैं, तो फिर ये मखसूस अफराद के लिए कानून साजी है, जो कानून साजी की रूह नहीं होती। मतलब आप कहते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हो, बिल्कुल, और पूरे हाउस के साथ, कोई शक नहीं। ठीक ठीक। अरे सर, एक और सवाल इंटरेस्टिंग आपसे करना चाहूँगा, आपके ख्याल में नवाज शरीफ वाकई करप्ट आदमी हैं, जितने केसेस उन पे चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है? देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कहूँ हाँ, मैं कहूँ ना। उनके केसेस चल रहे हैं, जिनके पास सबूत है उनको चाहिए अदालतों में जाकर उनके केसेस, उनके खिलाफ सबूत दें। गवर्नमेंट को चाहिए, ये कहते थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम 90 दिन में डॉक्यूमेंट देंगे अदालतों में, इनको सजा कराएंगे। आज 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए, डॉक्यूमेंट दें जाके जिनके खिलाफ। अरे, पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रोफेशनल राइवल रहे हैं पहले, पीटीआई की तो बहुत बाद में अमलदारी हुई यहाँ पर, तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद चल पाएगा लंबा? अभी तो दुश्मन एक है ना, तो एक गोल के पीछे। MRD का भी एक गोल था, जिसमें पीपल्स पार्टी के और भुट्टो शहीद के खिलाफ जो जमातें थी वो भी शामिल हुई। ARD में मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, बीबी शहीद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने उनके पास गई। हमने जो पहली गवर्नमेंट बनाई 2008 में, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलके बनाई, सो तलखो शीरीं दोनों हैं माजी में। अब ये इत्तेहाद जो है, ये कोई हुकूमत के लिए तो है नहीं, ये तो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए है, आइन के लिए, आइनी हुक्मरानी के लिए है। उसके रास्ते में अगर इकट्ठा चलना पड़े तो बिल्कुल कोई उसमें मज़ायका नहीं होगा। मेरा ज़ाती राय में मेरी पार्टी का फैसला हो सकता है ये हो, या हो सकता है ये ना हो, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त इतने हैं
कि उन मसाइल का हल करने के लिए बहरहाल एक ब्रॉडर विजन वाली गवर्नमेंट इलेक्टेड आइन के अंदर रहते हुए, लेकिन अगर ब्रॉडर गवर्नमेंट बनती है तो आप ज़्यादा बेहतर और आसानी से फैसले कर पाएंगे, क्योंकि बड़े तल्ख फैसले करने की भी ज़रूरत है। सर, अगले इलेक्शन में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वफाक में गवर्नमेंट बना पाएगी, मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, पंजाब में रिवाइव हो जाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगला इलेक्शन किस फिजा में होता है। हम भी कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीग भी कोशिश करेगी, बाकी भी कोशिश करेंगे। हो सकता है अगला इलेक्शन किस रंग में लड़ा जाए, मुझे अभी इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ सर स्पेसिफिकली जो मैं भी पूछना चाहता हूँ, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसका आप ये कह सकते हैं कि दिल से उठती है एक चीज़। कमर ज़मान कायरा साहब को 13-14 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आपकी माशाल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मैं खुद कह रहा हूँ, आपको देखते आ रहे शुक्रिया हैं। आपका। सर, क्या कायरा साहब लीड नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी को? वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ही होंगे या पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल ही होंगे या ज़रदारी साहब ही होंगे? ये मौरूसी सियासत क्या है सर? देखिए, एक बात याद रखिए, ये किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। लोगों की राय है ना, लोगों को कौन भाता है, कौन उनके दिलों में बसता है। सर, पार्टी का मकसद तो यही है ना, बैलेंस कायम करना। पार्टी जब है तो सबकी पार्टी है, अवाम की पार्टी सबकी है। लेकिन यहाँ पे जिस रीजन में हम रह रहे हैं, यहाँ पे अभी पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मैच्योर नहीं हुआ कि लोग जमातों के पीछे जाएं। भुट्टो शहीद ने कोशिश की थी, उस वक्त नज़रियाती सियासत थी और लोग सियासी जमातों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हम बरादरियों, इंटरेस्ट ग्रुपों, धड़ों, मसलकों में आगे तकसीम हो गए ना, फिर दोबारा वही वबा आ गई। लेकिन सवाल ये है कि लीडर कौन होता है? जिसको लोग अपना लीडर मानते हैं। ये कोई इम्पोज तो नहीं होता ना। एक मिस कंसेप्शन है, अक्सर आजकल गवर्नमेंट के लोग कहते होते हैं और जी पर्ची इनको वसीयत की बुनियाद पे बनाया गया, हालांकि उनको पता ही नहीं है। बिलावल साहब का वसीयत में कोई जिक्र नहीं है। बीबी शहीद की वसीयत के मुताबिक जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी की क़यादत दी गई थी। जरदारी साहब ने बीबी शहीद के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ, CEC ने बिलावल साहब को चेयरमैन बनाया था और जरदारी साहब को उस वक्त क्योंकि बिलावल साहब अभी ज़ेर तालीम थे तो उनको कहा गया कि आप टेक केयर करें। और अब उसके बाद जब बिलावल साहब ने आके फैक्चुअली अपनी चेयरमैनशिप शुरू की है तो अब वो फुल अथॉरिटी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये गलत तस्वर है लोगों का, ये फैलाया जाता है कि जी वो तो जी एक वसीयत के मुताबिक आता है। ऐसा नहीं है, उनको पार्टी ने चुना है। लेकिन इससे भी हट के मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। सिस्टम चल पड़ा है ना, नहीं, उस सिस्टम नहीं, को मैं गुजारिश कर रहा हैं हूँ, उसको तोड़ने का तरीका क्या है? लोगों को पाबंद करना नहीं है, बाहर नहीं कर सकते आप किसी साथ। मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा कोई बंदा, मेरा अजीज, मेरा भाई अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है तो उनको क्यों बाहर किया जाए? क्या कसूर है उनका? वो भी पाकिस्तान के शहरी जितने आज़ाद शहरी हैं उनके भी वही हकूक़ हैं जो मेरे हैं या बाकी किसी शहरी के हैं। इसी तरह किसी लीडर के बच्चों को इससे महरूम तो नहीं किया जा सकता बाई लेजिस्लेशन। सवाल तो ये है कि लोगों ने उनको ये फैसला करना है। अमेरिका या बरतानिया के अंदर किसी कानून के तहत तो नहीं है ना कि वो तीसरी दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुझे जितनी समझ आ रही है बात अभी तक आपकी कि ये सिस्टम पूरा तब्दील होगा तो सिस्टम कानून के तहत तब्दील नहीं होगा, समाज तब्दील होगा। समाज के अंदर ये रवैया आ जाए कि भाई हमने असूलों की बुनियाद पे चलना है, जमातों को लेके चलना है, जमात के साथ खड़ा होना है, अपनी आइडेंटिटीज़ अफराद के साथ नहीं। हम तो यहाँ देखें ना, हम मसलक में बटे हुए लोग हैं, बिरादरियों में, धड़ों में, दरगाहों में, मुख्तलिफ हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो जिन मुआशरों के अंदर जमहूरियत है वहाँ ना बिरादरी रह गई है, ना कबीला रह गया है, ना मसलक रह गया है, ना इस तरह के कोई और ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो कौम परस्ती के इश्यूज़ हैं ये रह गए हैं। वहाँ तो रूल ऑफ लॉ आ गया है, वहाँ तो मेरिट आ गया है, वहाँ तो और आइडेंटिटीज़ बन गई हैं। लिहाजा हमें उस तरफ सफ़र करना है जो इतना आसान नहीं। हमारे यहाँ अगर जमहूरी प्रोसेस चलता रहता तो जिस तरह कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी खुद को खुद साफ़ करता चला जाता है, उसमें अगर कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पानी गदला हो जाता है, तो जब वो बहता चला जाता है तो अपने आप को खुद साफ़ करता चला जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल खुद बेहतर होता चला जाता है। जमहूरियत भी ऐसा ही है, चलती रहती तो इससे वो बात जो आप कह रहे हैं, वो रवैये जो हम दोनों बहस कर रहे हैं और वो रवैये मुआशरे के जो दुनिया के जमहूरी मुआशरों में जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ जो रवैये इख्तियार हुए हैं वो भी हमारे जैसे लोग थे, वो कोई ऐसे ही पैदा नहीं हुए थे। उन मुआशरों ने स्ट्रगल करके आज वो आप अपने मुआशरे तश्कील दिए हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली वो उस सफ़र में बहुत सारी रुकावटें आती रहीं। कौन कसूरवार था कौन नहीं था ये एक अलग बहस है, लेकिन उसकी बुनियाद पे हम
वो मुआशरा तश्कील नहीं दे पाए। तो अब आजकल हमारे यहाँ ये बड़ा रिवाज है कि जी देखें क्यों बिलावल साहब के पीछे या मरियम के पीछे या फलां के पीछे आप लोग खड़े होते हैं। भाई मैं नहीं खड़ा, लोग पाकिस्तान के, मेरी वजह से तो बिलावल साहब के पीछे नहीं है। ठीक है। लोग तो बिलावल साहब को खुद प्यार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, और उनके ख़ानदान की, उनके फैमिली की कुर्बानियाँ हैं, उनके सेक्रीफाइसेस हैं, उनका पार्टी के लिए टाइम है, वो यकीनन उनका हकदार है। और वैसे भी रहता है ना, वो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लीडर वही जो अवाम के दिलों में खुद राज करे। ठीक है, एक इनसाइड सर स्टोरी है मेरे पास, आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पहले सामने आई नहीं है। सर आप प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे, आपका नाम फाइनल हो गया था, और एक रात पहले डिसीजन हुआ या एक रात पहले कुछ तब्दीली हुई और राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया? नहीं, तो इसमें हुआ ये था कि जब मखदूम शहाबुद्दीन साहब का एक्चुअल फैसला हुआ था वज़ीर आज़म का, और राजा साहब उनके कवरिंग कैंडिडेट थे, ठीक है, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए, तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब पे एक ANF का केस बना दिया हाँ गया। जी बिल्कुल। और जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कराए हमने, तो उससे अगले 5 मिनट बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वो एक ऐसी फिजा बनी जिसमें प्रॉब्लम आ गया कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी है। फिर उनके घर रेड हो गया, ये बड़ा हमारे लिए चंबे का बाइस था। तो उस वक्त एक मिसट्रस्ट की फिजा भी थी, अनसर्टेनिटी बड़ी थी। तो राजा साहब के नॉमिनेशन पेपर उनके साथ एज कवरिंग कैंडिडेट ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है। जब ये इशू आया तो फौरी तौर पे मुझे कहा गया कि तुम भी अपने नॉमिनेशन जमा कराओ। ठीक है। तो वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे कह लीजिए, एक फौरी तौर पे वो अरेंजमेंट किया गया। मेरे नॉमिनेशन भी जमा हो गए। हमें उस वक्त खदशा ये भी था कि राजा साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए हैं, चर्चा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उनके ख़िलाफ़ भी कोई हो। तो इस तरह का एक माहौल था, उसमें मुझे कहा गया, मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, स्क्रूटनी में गए, लेकिन इन द मीन टाइम वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। और राजा साहब मुझसे सीनियर भी थे और मेरे बड़े भाई भी हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ज़्यादा खुशी होती है अगर आप होते, तो लेकिन मेरी ये इत्तला के मुताबिक आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन राजा साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और पार्टी के लायलिस्ट हैं, और उनका नॉमिनेशन मुझसे पहले फाइल हो चुका था। वैसे सर हमारी इत्तला के मुताबिक आपका नाम फाइनल था और एक दिन पहले शायद राजा परवेज़ अशरफ का उसकी कुछ और वजूहात भी थी, तो शायद मुनासिब नहीं है इस वक्त बात करना। बस मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा सर। और वो पार्टी की वजूहात नहीं है, वो हमारे कुछ एलाइज थे, हमारे कुछ वोट देने वाले साथी थे जो शायद मेरे पर राजी नहीं थे, राजा साहब पे राजी थे। लेकिन ये एक गुजरा हुआ वक्त है, मुझे उस पर ज़्यादा मैं बात भी नहीं करना चाहता। गुजरात वाला मामला था सर, छोड़िए जो भी था। ठीक है सर, ठीक है सर। PDM का कोई मुस्तकबिल नज़र आता है सर आप? देखिए, PDM तो बुनियादी तौर पे एक असूल का नाम है, एक असूल के लिए स्ट्रगल के लिए इकट्ठ हुआ है, और वो है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, और मुझे उसका मुस्तकबिल नज़र आता है। इसलिए कि अगर मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो बर्बादी ही बर्बादी है, और अगर आइन के मुताबिक चलाएंगे तो PDM का ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन सर, एक इमरान खान कैसे वज़ीर आज़म? वो शेर है कि सुनो तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या। उनको और उनके स्पोक्स पर्सन्स को छोड़िए, ये बाज़ार से निकली है, अभी पूछिए लोगों से कैसे वज़ीर आज़म है, आपको पता चल जाएगा। मैं तो मुखालिफ हूँ, मैं तो मुखालफत ही करूँगा। अच्छा जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें टाइम देने का। स्पेसिफिकली आप बहुत खुल के बोले, खुल के आपने बात की। नाजरीन, आपने कायरा साहब का इंटरव्यू सुना। कायरा साहब की एक खसूसियत है कि आर्गूमेंट में कायरा साहब से कोई नहीं जीत सकता। फ़िलासफ़ी में भी मास्टर्स हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर टाइम देने। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।